सब एविडेंस भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुल्जिम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको सजा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और कभी तो कुछ बातों पे बात करते हुए यकीन कीजिए दिली तौर पे शर्म भी महसूस होती है और बेबसी भी महसूस होती है, क्योंकि ये वही मुल्क है जिसमें कि हमने आपने भी इस मुल्क के उस्तादों को, वाइस चांसलर्स को हथकड़ियाँ लगे हुए देखा है, और आपने बहुत से ऐसे मुजरिमों को आज़ाद फिरते हुए भी इसी मुल्क में देखा है जिनको हथकड़ियाँ लगी होनी चाहिए थी। बहरहाल इंसाफ के अपने तकाज़े हैं, लेकिन आज जो बात करेंगे वो सारा इनाम और शाह नवाज़ जो कि मैं ये बात कहते हुए ना मेरा दिल को बहुत ही गिरावट महसूस हो रही है कि मैं ये कहूँ कि शाह नवाज़ जो हैं वो अयाज़ मीर साहब के साहबजादे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक नामवर शख्सियत हैं, उनका नाम जो है वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए सामने। लेकिन एक बाप को भी इसलिए थानों और कचहरियों में जाना पड़ा क्योंकि उसका बेटा जो है वो इंतहाई नालायक था। वाटरलू यूनिवर्सिटी कनाडा की वन ऑफ द टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कि सारा ने तालीम हासिल की कुछ अरसे के लिए। वो इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों से तालीम याफ्ता थी, और शाह नवाज़ की वाहिद क्वालिफ़िकेशन जो थी वो ये थी कि वो किसी के वालिदा के मुबैना तौर पे वालदा के फार्म हाउस पे चक शहजाद में रहता था। ये वैसे बहुत बड़ी एक क्वालिफ़िकेशन है इस मुल्क के अंदर कि चक शहजाद में रहना जो है ये बहुत बड़ी क्वालिफ़िकेशन है। ये सारा का सारा मामला जो है इसको इस रोशनी में देखिएगा कि क्या नूर मुकद्दम का फ़ैसला जो है उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया। वो एक बेईमाना कत्ल जो है वो किस वजह से उसके सामने रिज़ल्ट्स नहीं आ पा रहे और ना आने हैं। लेकिन शाह ज़ेब की वालदा भी आपको याद होगी, ये कैवलरी ग्राउंड लाहौर में जिसका बेटा जो था, जवां साल बेटा जो है वो पॉइंट ब्लैंक गोली का निशाना बनता है, तो उसकी माँ ने आके इस मुल्क के रियासत से इंसाफ नहीं मांगा। ये नहीं कहा कि मेरे इसके मुजरिम को सज़ा दी जाए, उसने कहा कि मैं इस मुकदमे से विड्रॉ कर रही हूँ, हर तरह से विड्रॉ करी क्योंकि मेरे घर में जवान बेटी है। ये यकीन है एक माँ का इस रियासत के इंसाफ और इसके अदारों पे। साहिवाल का केस आपके सामने है, बच्चे सड़क पे रुल गए, हम उनके घर गए, उनके घर बर्तन नहीं था कि उसमें को किसी को पानी पिला सकते। गुर्बत का हिसाब लगाई। मॉडल टाउन के किस्से, उनके भी हम बच्चियों के घर गए जो कि प्रेग्नेंट खातून जो थी जिनके आँख में गोली लगी, उसके साथ इंसाफ हुआ हमने तो नहीं देखा। अभी रिसेंटली नाज़म झोंकियो मेरे ख्याल में सिंध का जो बच्चा था, इसकी फैमिली को इसलिए कोऑर्डिनेट क्या मैं कहूँ सबमिट करना पड़ा क्योंकि वो गरीब लोग थे। इस मुल्क में कहीं इंसाफ हुआ नहीं। क्या सारा के साथ, सारा इनाम के साथ इंसाफ होगा? मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमने होते हुए नहीं देखा। अगर ये होगा तो एक मोजज़ा ही होगा। लेकिन आज ये गुफ्तगू नहीं है कि इंसाफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुझे पता नहीं होगा। बहस ये है कि क्या सारा इनाम को अब एक केस स्टडी बनाकर स्टडी करके और छोड़ देने वाली बात है, या शाह नवाज़ जैसे लुच्चे लफंगे नलायक, मतलब ए लेवल नहीं कर सका वो, लेकिन मतलब एक अमीर तरीन इंसान की वो ज़िंदगी गुजार रहा था, इधर से खा उधर से खा। बेशर्मी का भी जिक्र करूँगा कि मैं बेगैरत का लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करता कि हो सकता है ये ज़्यादा नामुनासिब हुए, बेशर्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। हद तक रिश्तों को ना निभाने वाला। पहली बीवी उसकी फ़ातिमा थी, उसने 8 दिन बाद फ़ोन कर दिया अपने ससुर को कि भाई जी मैं नहीं रह सकती इसके साथ। दूसरी लड़की, वो उसका नाम भी सारा था, वो जिसकी आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं वो दूसरी बीवी की वीडियो है, जो शादी की वीडियो आप देखते हैं, क्योंकि उसका नाम भी सारा था। तीसरी बीवी उसने की। ये लड़की जो थी सारा नाम, ये हाई अचीवर थी। हाई अचीवर्स शायद वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हों जो कि अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं कि हाई अचीवर्स का मतलब क्या होता है। ये जिस जगह जाते हैं वहाँ पर ये आला तरीन तालिब इल्म होते हैं। उसने जहाँ तक बिहेवियरल साइकोलॉजी पढ़ी, वहाँ उसने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी। अब
अब दोनों का फासला देखें, दोनों में एक्सेलेंस अचीव की उसने। ऐसी बच्ची का बेईमाना कत्ल शाहनवाज के हाथों एक्सरसाइज करने वाले डंबल से हो, अगर ये माशरा इसी को कबूल कर लेगा और सिर्फ इसको एक स्टोरी समझ के करेगा, तो फिर सिर्फ इन्ना लिल्लाह की दुआ की जा सकती है। मेरे साथ डॉक्टर ताहिरा रुबाब हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर में हमारे साथ रुबाब सलमान जो कि वकील हैं वो हमारे साथ होंगी। वालिद जो हैं सारा इनाम के, ये मेरे साथ इंशाल्लाह टेलीफोन लाइन पर होंगे। इनाम रहीम इनका नाम है। लेकिन सबसे पहले आदिल तनोली जो कि रिपोर्टर हैं, इनसे बात शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेश मंज़र और पस मंज़र आपके सामने रख दें ताकि आपकी या कौम की याददाश्त बड़ी छोटी है ना हमारी, हम फ़ौरन भूल जाते हैं जब तक सोशल मीडिया उस पर आग बरपा ना कर रहा हो। आदिल थोड़ी सी ज़रा तफसील बताइएगा, इसका पेश मंज़र पस मंज़र बताइएगा, कुछ वजूहात बताइएगा और अब बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है, अब मुकदमा कहाँ तक पहुँचा। जी आदिल। हाँ जी, देखें, सारा इनाम का कत्ल जो है वो 23 सितंबर को इस्लामाबाद चक शहजाद का इलाका है, फार्म हाउस, वहाँ पर हुआ। और 23 सितंबर को ही जाए वकूआ से ही मुलजिम शाहनवाज अमीर को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके मुकामी अदालत में पेश किया। और साथ ही पुलिस की जानिब से उसके वालदैन के, शाहनवाज अमीर के जो वालदैन हैं, उनके वारंट भी हासिल किए गए, जिसमें 24 सितंबर की रात शाहनवाज अमीर को गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश उनसे भी की गई। जब 2 रोज के बाद उनको पेश किया गया, फिर दोबारा 1 दिन का रिमांड लिया गया और उसमें पुलिस ने शाहनवाज अमीर के जो वालिद हैं अयाज अमीर, उनको तो मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन उनकी वालदा जो हैं समीना शाह, उनकी जानिब से अबूरी जमानत ली गई है, जिसका पहले 30 तक टाइम था। 30 सितंबर को उनको दोबारा पेश किया गया, फिर दोबारा लिया रिमांड 2 दिन का और आज दोबारा उनके जो रिमांड है उसमें 7 अक्टूबर तक अदालत की जानिब से। ये बताइएगा कि इस सारे केस में अदालत में सामने वो मुजरिम मुल्जिम जो है वो पेश भी हुआ, तो कहानी सामने क्यों आई, उसने ये काम किया क्यों? और जो सामने आई है बातें, तनोली आप मेरे साथ रहिएगा, आप इस पर जरा होमवर्क कीजिएगा। मैं इनाम भाई को साथ ले लूं। इनाम रहीम आप मेरे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। इनाम भाई अस्सलाम वालेकुम। इनाम रहीम आपको आवाज आ रही है? हेलो जी। जी इनाम भाई आपको आवाज आ रही है? हेलो जी इनाम साहब आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही जी। इनाम साहब के लिए जरा आवाज खोलिएगा। नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज, और यहाँ शोर भी है बाहर। ये कोर्ट के हम लोग ऑफिस के सामने खड़े हुए। अच्छा इनाम साहब, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर सकें कि अभी तक आपको क्या पता चला कि इतनी प्यारी बच्ची को, इतनी काबिल बच्ची को एक इतने नालायक इंसान का जो ये कत्ल था वो क्यों हुआ, उसकी कोई वजह, कोई तसल्ली दिल की हो सकी? जो मैंने पहले बताया ना जी, आप उसी के ऊपर कन्फाइन करें। और इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ, इधर हमने साइन करने हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, तो काइंडली किसी और वक्त आपसे हमसे बात कर लीजिए, बहुत आपकी मेहरबानी होगी। इनाम बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। आदिल आप बात कर रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। हाँ देखें, शाहनवाज जो पुलिस की जानिब से उससे तफ्तीश की गई है, अब तक मुख्तलिफ बयानात उसके सामने आए हैं कि उसने किस बिना पर वो किया है, लेकिन सबसे मेन वजह जो है इस कत्ल की अब तक तमाम शवाहिद जो हैं वो पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं, क्योंकि जो डम्बल है जिसके साथ सारा के ऊपर तशद्दुद हुआ और उसको कत्ल किया, वो डम्बल भी बरामद कर लिया। उसके बाद जो उसका मोबाइल आदिल तनोली, वो वजह सामने जो 3-4 आई हैं कत्ल करने की, वो क्या है? वो मुल्जिम क्या कहता है, मैंने क्यों कत्ल किया एक अपनी निकाहशुदा बीवी को? आप पुलिस तफ्तीश के मुताबिक यही बात सामने आई है कि इन दोनों की आपस में तू तकरार हुई है और सिर्फ उसी रात हुई है जिस रात शाहनवाज अमीर की जानिब से सारा का कत्ल किया गया। इससे पहले जो अब से 2-3 माह शादी के हो गए हैं, उस दौरान भी कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया। लेकिन शाहनवाज अमीर के बारे में जब पुलिस से हमने पूछा तो यही बताया गया कि ये नशा करने का, ड्रग्स का भी आदी है, लेकिन जब ये वकूआ हुआ उस वक्त इसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन सिर्फ एक वकूए से घबराया हुआ था, बाकी नशे की हालत में या उस तरह की हालत में नहीं पाया गया। लेकिन माजी में या पहले की जब बातें पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई तो मुख्तलिफ अदवार में वो हैवी जो नशा है उसका आदी रहा है और वो भी करता रहा है, लेकिन अब तक वो खास उस बात पर तफ्तीश में नहीं पहुंच सका और पुलिस को ये बात नहीं बताई कि किस बिना पर आगे उसने सारा अनाम को कत्ल किया। लेकिन तमाम शवाहिद जो जितने भी थे जाए वकूआ से वो भी बरामद कर लिए गए हैं। सिर्फ एक सारा इनाम का जो पासपोर्ट है वो अभी तक पुलिस रिकवर नहीं कर सकी। मोबाइल फोन और दीगर चीजें जो हैं ये भी
पुलिस के कब्जे में आ चुकी हैं। और पुलिस तफ्तीशी टीम का ये भी बताना था कि मुलजिम ने खुद भी मान लिया है कि उसने सारा इनाम का कत्ल किया है। अच्छा आदिल, ये बताइए कि आपकी सारा के किसी फैमिली मेंबर से, चचा से या वालिद से बात हुई? जी, वालिद से भी हुई है, चचा से भी हुई है, क्योंकि वालिदैन की जानिब से, वालिदैन तो उसके कनाडा में थे, वो सारा इनाम के वाक़े के बाद छठे रोज वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। वो खुद भी ऐसी शक-शुबा में थे कि आया ऐसी कौन सी बात थी जिसकी बिना पर उसने सारा इनाम का कत्ल कर दिया। तो अभी तक जो है उसके वालिदैन जो हैं वो, उनको खुद भी इस बात का पता नहीं चल सका, क्योंकि सारा इनाम की जब शादी हुई थी उसके बाद सारा इनाम वापस दुबई में मुलाजमत करती थी, तो दुबई चली गई। उसके वालिदैन जो है वो कनाडा में थे। इस दौरान सारा इनाम का जो शाहनवाज अमीर के साथ आना जाना हुआ है, उसको भी, वो भी वालिदैन के खास इल्म में नहीं था। सिर्फ निकाह की हद तक जो बात थी वो शाहनवाज अमीर और सारा इनाम के वालिदैन जो हैं उनको इस बात का इल्म था। लेकिन अभी जो रुखसती होना है वो बाकी थी। छठे रोज उसके वालिदैन यहाँ पर पहुंचे हैं और वालिदैन की जानिब से इस मुकदमा को भी अब पुरसू करने का कहा गया है। और पहले रोज जब सारा इनाम का कत्ल हुआ उस दिन तो रात 12 बजे तक कोई भी मुद्दई जो है वो सामने नहीं आ सका। फिर उसके बाद सारा के जो चाचा हैं कर्नल रिटायर इनाम, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई है जिसमें उसके वालिदैन को भी नामजद किया गया। लेकिन उसकी वालदा जो है उनकी अबूरी जमानत पे है और वालिद जो है उनको अदालत। आदिल, ये बताइए कि ये जो मुल्जिम है या नवाज है, ये सारा से पैसे मांगता था, इसके बारे में कोई इत्तला है आपको? जी, ये भी पुलिस तफ्तीश के सामने ये बातें आई हैं कि मुख्तलिफ अदवार में सारा की जानिब से अयाज अमीर को पैसे भेजे गए हैं और वो इस बात की डिमांड करता था उससे पैसों की, क्योंकि जो अब तक मालूम हुआ है उसमें ये बात सामने आई है कि सारा दुबई में जिस फर्म में काम करती थी उनकी 12 से 15 लाख रुपए तनख्वाह थी, जिससे वो शाहनवाज अमीर भी जो है पैसों का तकाजा करता रहा और वो पैसे उसको बेचता रहा है। क्यों जो गाड़ी रिकवर की गई है पुलिस तफ्तीश टीम में ये सामने आया है, मर्सिडीज कार, वो भी सारा के पैसों से जो है वो खरीदी गई। आदिल, इनका जो निकाह है वो चकवाल में हुआ और 18 जुलाई को हुआ। इस निकाह के अंदर सारा के घर में से कौन शामिल हुआ था, कुछ खबर है इसकी? इस बारे में पुलिस की जो तफ्तीश टीम है उसको भी वाज़े जो है अभी तक शवाहिद जो है वो नहीं मिले, क्योंकि सिर्फ यही बताया गया है कि सिर्फ निकाह की हद तक अभी ये हुआ, रुखसती होना बाकी थी। दोनों फैमिलियों के दरमियान ये मामला चल रहे थे। निकाह के बाद सारा 2 बार पाकिस्तान आई है और तीसरी बार जब आई इसी रात तो मुल्जिम शाहनवाज अमीर के साथ उसकी तकरार हुई और रात तक ये तकरार का सिलसिला जारी रहा है और सुबह का ये वाकया पेश आया है जिसमें मुल्जिम की जानिब से सारा इनाम का कत्ल किया गया है। बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आलिया है। आलिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको मेरी आवाज आ रही है आलिया? आगे भाई, लेकिन ओके। और किसी की आलिया, नहीं है, देखिए ये जो मामला है ये एक दो ऐसे खास का है जो मैं इसका पहलू जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक इंतहाई नालायक, बिगड़ा हुआ नवाब और जो कि अपने माँ बाप की जुदाई का फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि वो डाइवोर्स्ड है और वो लुच तले हुए हैं उसने ज़िंदगी में, नशे के, पैसों के, लोगों की प्रॉपर्टियों के, गाड़ियां चलाने के, हर तरह का लुच तला हुआ उसने। और मैं उसके सबूत के तौर पे कह रहा हूँ कि उसने एक प्रॉपर्टी डीलर अपने दोस्त को शामिल किया हुआ था सारा के साथ और एक अपने कार डीलर दोस्त को शामिल किया हुआ था सारा के साथ। वो एक उसको कार के चक्कर में डाला हुआ था, एक ने कहा हुआ था कि मरी में फ्लैट लो ताकि हम यहाँ पे रहा करें। तो सारा एक इंतहाई अचीवर थी, समझदार बच्ची थी। इस माशरे में इतनी समझदार बच्ची, इतनी काबिल बच्ची, दुनियादार बच्ची, कनाडा से लेके, पाकिस्तान से लेके, दुबई से लेके, हर तरह के लोगों के साथ वो सक्सेस रेट था। इसके बावजूद शी फेल फॉर अ पर्सन जो बिल्कुल ही थका हुआ तरीन इंसान था। आपको लगता है कि औरत के ऊपर ये एक शादी का प्रेशर है या कोई मिसकंसेप्शन है या कोई और वजह होगी? बस यहीं पे तो वो बात है जो हमेशा एक बात मुझे समझ में आती है कि मर्द के सामने तैयार हुई हुई औरत आ जाए और वो उसको हासिल कर सके तो वो जरूर हासिल कर लेगा किसी भी कीमत पर। बर्दाश्त नहीं कर सकता औरत का हुस्न एक मर्द। अब मैं दूसरी तरफ औरत के लिए आती हूँ कि जब मैं औरत की बात करती हूँ, औरत की उम्र कुछ भी हो जाए, उम्र कितनी तालीम याफ्ता हो, कितना पैसा कमाती हो, औरत को एक घर
और एक इज्जत चाहिए। और इसके लिए ये कहना कि वो पाकिस्तान की औरत है, वो कनाडा की औरत है, अगर वो औरत है, अल्लाह ने उसको औरत पैदा किया है, तो ये उसकी बुनियादी जरूरत है, सिर्फ ख्वाहिश भी नहीं कहूंगी, ये औरत की बुनियादी जरूरत है। मर्द का एक वार बड़ा खतरनाक होता है, जैसे औरत के हुस्न का वार बहुत खतरनाक होता है, इसी तरह मर्द की जो मोहब्बत दिखाता है वो औरत से, और वो उस मोहब्बत में अगर कोई जिनसी ख्वाहिश हो, पैसे की ख्वाहिश हो, तो औरत उस जाल में जरूर फंस जाती है, अगर मर्द उसकी जान ना छोड़े और तवातुर से उसके पीछे पड़ा रहे। अब औरत को कौन बचाता है? औरत को बचाते हैं उसके घर वाले, उसके माँ बाप, क्योंकि जब ये जाल बुना जा रहा होता है और वो औरत इन बातों का तस्करा घर वालों से करती है, तो माँ बाप समझाते हैं कि बेटा ये जाल है जिसमें तुम फंस जाओगे। बहुत अच्छी बात। अब अगर मैं सारा की बात करूँ, वो बहुत मैच्योर एज में है, और अब तो खैर अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे, वो सब कुछ देख चुकी थी, लेकिन एक औरत थी ना, औरत होने के नाते इस आदमी, और ये इतना माहिर इंसान था, ये इतना माहिर इंसान था, इसने एक शादी की, उसको तलाक दी, इसने दूसरी शादी की, उसको तलाक दी। इसका मतलब ये कि जाल बुनने में, जाल में फंसाने में ये माहिर था। तो एक माहिर आदमी, एक माहिर मर्द जब किसी औरत के पीछे पड़ता है तो उसको किसी भी अंजाम तक पहुंचाता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ बिलाल भाई कि जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जान लें कि औरत और मर्द के बीच में दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। आप जब तक निकाह के मुकद्दस बंधन में ना बन जाएं, जिसमें आपके माँ बाप की मर्जी, मशवरा सब शामिल हो, आप इस तरफ ना जाएं। ये इसलिए बेचारी इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है कि इसने अपना ये फैसला अपने ऊन पर कर लिया, और फंसी इसलिए कि मर्द को ये सलाहियत अल्लाह ने बहुत दी है। औरत को हुस्न की सलाहियत है और मर्द को अपनी गोल गोल बातें करने की और दिमाग को कैप्चर करने की सलाहियत बहुत है। औरत मर्द की छप्पर छाया में रहना चाहती है, वो घर बसाना चाहती है, वो औलाद पैदा करना चाहती है। इस झांसे में मर्द अगर ट्रैप कर ले तो ये इस किस्म की चीजें, और कभी भी औलाद की, अपने बच्चों की शादी ये सोचकर ना कर, एक बर्बाद बच्चे की तो आप शादी होने ही ना दें। एक तो लड़का बर्बाद, ऊपर से आप जिस बच्ची को ले आएंगे वो बर्बाद। तो ये माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने उस औलाद को शादी में ये सोच के उसकी शादी ना होने दें या करवाएं कि लड़की आएगी वो ठीक कर देगी। एक माजूर, एक मतलब कमजोर नातमा इसलिए कह रही हूँ कि जब वो आपके इश्क के जाल में फंस जाएगी, वो नहीं निकल सकेगी वक्त है कि आप गाड़ी ले लें उससे, घर ले लें आप उससे, ये जान ले लें आप उससे। तो ये बड़ी सही बात करी। आप मेरे साथ रहिएगा, इसमें कई पहलू हैं जो कि आलिया आपा बात कर रही थी। एक तो ये मैरिज ऐप्स जो हैं, डेटिंग ऐप्स जो हैं, इनकी कदर कीमत जो है उसको पहचानना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने के लिए अपने ख़ानदान की तरफ वापस जाना चाहिए और जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप जितने मर्ज़ी काबिल हो, इमोशनली इंसान वीक होता है, और ये वीकनेस जो है वो कहीं ना कहीं आड़े ज़रूर आती है। इस सारे सिनेरियो में जब हम इन कैरियर को और अरेंज्ड मैरिजेस का कंपैरिजन करते हैं, तो अब कैरियर के इंतज़ार में कि कैरियर बन जाएगा और फिर मैं शादी की तरफ जाऊंगा, ये ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है। मैं तो आज के दौर में ये नहीं कह सकता कि, हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कैरियर और मैरिज में से चूज़ करना हो तो पहले मैरिज कर लें और कैरियर साथ चलता रहे, क्योंकि वंस यू हैव क्रॉस दैट एज फिर इश्यूज़ डिफ़िकल्ट होते हैं। सारा को इस बात का, ये मैं आपको बिल्कुल यकीन दहानी से कह रहा हूँ, सारा को इस बात का एहसास था कि उसके पास अब लिमिटेड चॉइसेस हैं। उसने लिमिटेड चॉइसेस में इस आदमी को चूज़ किया, लेकिन अगर आप उसकी तफ्तीश में आखिरी मैसेजेस देखें, उसने बड़े वाज़े तौर पे इस बात का इजहार किया हुआ था कि मुझे पता है कि ये शख्स जो है ये किस तरह का है, ये टूटा हुआ है या पूठा हुआ है, लेकिन मैं इसकी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें जिनकी कमी है मैं उनको पूरा कर दूँगी। दैट मेक्स हर एन एंजल। ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन वो कर सकती थी, वो नहीं कर सकी। ये कमाल बात है। तारा, मुझे नहीं समझ में आती इस मामले पे कि इतनी काबिल बच्ची जो है वो इतने नालायक आदमी के साथ मोहब्बत भी कहीं तकाजा तो कोई रखती होगी ना कि तुम भी मेरे लिए करो। ना गैरत देखी उसने माँ बाप के बगैर जाके निकाह कर लिया, यानी कि एक स्टांस लिया ना, अपनी मोहब्बत के लिए स्टांस लिया। ले जी, ज़रूर ले। ना लड़के ने उसके साथ स्टांस लिया, ना लड़के ने उसकी ज़िम्मेदारी उठाई। मतलब औरत क्या सोच रही होती है कि अब मैं 40 की हो गई हूँ तो अब मैं जहाँ बस फेंक दो मुझे इस जगह, क्या? बहुत बिलाल साहब, अभी जो आपने बात की है ना कि मैं इसको ठीक कर लूँगी, मैं इसकी वो सारी कमियाँ पूरी कर दूँगी,
ये वो खूबसूरत खुशफहमी है, औरत को खुशफहमी है, और ये वो एक ऐसा बिलीव है कि उसको लगता है कि वो ठीक कर लेगी, जबकि वो कभी ठीक नहीं कर सकती। मर्द जो बिगड़ा हुआ हो वो ठीक होगा तो वो अपनी मर्जी से ठीक होगा, उसके माँ बाप ने उसकी जो तरबियत की है वो उसके साथ चलती रहेगी। औरत को इस खुशफहमी से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर तरबियत ही प्रॉपर्टी डीलर्स ने की हो, ऑफ कोर्स, तो फिर माँ बाप है ही नहीं पीछे, एंड पे यही अम्मा जान कह रही हैं कि मैं आखिरी कमरे में थी, आवाज़ आ ही नहीं सकती, ठीक है, तो मुझे क्या पता कि चीखों की आवाज़ क्या थी। वहाँ पे अगर कुछ 16 एकड़ का घर भी हो तो भाई वहाँ पे खामोशी इतनी है कि चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आती है, औरत की चीख की आवाज़ इस माशरे में किसी को नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुसीबत ये है कि वो बेचारी औरत फिर, जैसे आपने कहा कि उसने अपनी मोहब्बत की आवाज़ सुनते हुए जो आवाज़ शादी जो है वो कर ली। ये चीज़ें हमारे यहाँ पे है। प्रेशर तो ऑफ कोर्स है, एक औरत के ऊपर प्रेशर ज़रूर होता है, और शायद वो खुद इतना फील नहीं करती जितना इर्द गिर्द के लोग उसके ऊपर डालते हैं। और फिर वो जब एज का टिक टिक एक क्लॉक चलता है ना कि जी अब आप 40 हो गए हैं, 40 क्रॉस करने वाले हैं, तो आपको लगता है कि अब तो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, व्हाट टाइम आई एम हैविंग नाउ, तो वो आप फ़ौरन फिर वो जो फ़ौरन अवेलेबल में से बेहतरीन नज़र आता है आपको, यू ट्राई टू ग्रैब दैट, और मैं उसको चेंज कर लूँ, और उसको मैं इसमें जो कमियां बेशियां हैं मैं वो चेंज कर लूँगी। आप जो बात कह रही है ना, ज़ाहिर है आपने एक नफ्सियात की नज़र से बात की, लेकिन मैं हाथ बांध के आप लोगों को ना हदिया कर रहा हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो आपकी बात पे, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर कोई आए ना तुम्हारे पास, वो तुम्हें आके कहे कि ओहद का पहाड़ जो काले रंग के पत्थर का है वो सोने का है, तो बहस ना करना। और अगले दिन वो आके तुम्हें कहे कि वो सोने का पहाड़, झूठ था ना, वो सोने का पहाड़ जो है वो चल के मेरे घर आ रहा है, बहस ना करना। लेकिन खबरदार हरगिज़ ना मानना अगर वो शख्स ये कहे कि मेरी फितरत बदल गई है। फितरत नहीं बदलती, ये जो चेंज करने का एस्पेक्ट है ये नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया रबाब, अस्सलाम वालेकुम। अरे अब इसमें अब ये सारा मुकदमा आपके सामने है, नूर मुकदमा आपके सामने है, शाहजेब जो लाहौर में हुए वो सामने है, साहिवाल सामने है, मॉडल टाउन सामने है, वो सिंध में नाज़म जो है झोंकियो वो सामने है, कहीं इंसाफ हमें तो नज़र नहीं आया। अब ये उम्मीद लगाना या आपसे ये पूछना कि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो जाएंगे तो क्या हमें इंसाफ होता नज़र आएगा? डेफिनेटली इंसाफ जिसका तकाजा हम कर रहे हैं और जो हम मांग रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन इनफैक्ट, डेफिनेटली वो तो शायद हमें नहीं लगता कि हमें मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ये ज़रूर है सेलेक्टिव इंसाफ मिलेगा। सेलेक्टिव मिलेगा। और दूसरा, जैसे कि इस केस में तो खैर कन्फेशन हो गई है, ही एडमिटेड कि जी इस तरह है, तो इट डिपेंड, अब इसका इंसाफ का तकाजा थोड़ा सा बदल गया। अच्छा। कि किस तरह जो है वो इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं और क्या होगा। तो इसमें जो है आई थिंक सो इंसाफ थोड़ा सा उसकी अगर आप रेटिंग करें सेलेक्टिव से थोड़ा सा बेहतर शायद। मतलब इंसाफ भी मुजरिम ने लेना है कि अगर वो कन्फेशन कर ले तो इंसाफ मिल जाएगा, कन्फेशन ना करे तो निज़ाम आज़ाद ही है। नहीं, यहाँ पर क्योंकि वैसे वुमेन राइट्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग हो गए। ये वुमेन राइट तब नहीं थे जब मॉडल टाउन हुआ था? तब थे, लेकिन इतना ज़्यादा पॉइंट ब्लैंक पे एक हिजाब वाली औरत को आंख में गोली मारनी और सारा इनाम को डंबल से मारना, मतलब इनमें कोई फ़र्क है? नहीं, इंसाफ की नज़र में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। इंसाफ के लिए दोनों बराबर है। तो फिर ये होता हुआ नज़र आया क्यों नहीं अभी तक? या अंधे हैं या हम अक्ल के अंधे हैं, कानून तो अंधा है ही है। लेकिन मेरे ख्याल में ये कहना नाइंसाफ़ी होगी कि काजी भी अंधा हो सकता है। वक्फा लेके वापस आते हैं। सब एविडेंस भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुल्जिम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको सज़ा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मैं अभी बात कहने लगा ना, ये बहुत से मेरे दोस्तों को ना, भाइयों को और उस्ताज़ा को ये बड़ी ही बुरी लगेगी। मैं क्योंकि दिल की अथर गहराइयों से इस बात को सच समझता हूँ, इसलिए आप माजरत के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो शाह नवाज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा जिनको सुनता था ना वो मोटिवेशनल स्पीकर्स थे,
और यूट्यूब पे सारा वक्त उनको सुनता रहता था और मोटिवेशन लेता रहता था। मैं फिर कहता हूँ, जब आप अपने मेयार को, आप अपने मॉरल को आउटसोर्स करके सीखना चाहेंगे ना, तो उससे दो मतलब निकलते हैं। इस एक तो ये सबसे बड़ा जो मतलब निकलता है वो ये कि आपका अपना फैमिली स्ट्रक्चर जो है ना वो है ही नहीं या तबाह हो चुका है। अब इसमें डॉक्टर साहब एक बहुत अहम बात जो है ना, दैट इज़ कि अगर लड़के को देखें तो ये भी ब्रोकन होम में से है, और अगर खातून को देखें तो ब्रोकन होम में से तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन शी इज़ लिविंग अवे फ्रॉम द फैमिली, वो ख़ानदान के साथ नहीं है। सो वो अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसलों में अपने ख़ानदान को डायरेक्टली उस तरह इन्वॉल्व नहीं करती। लड़का अपने फ़ैसलों में तो पूछने का मजाज ही नहीं है कि वो किसी से पूछे भी। अब ये कहना हाथ बांध के कि एयाज़ अमीर जैसे आदमी को भी ये एम्बैरसमेंट लेनी पड़ी कि वो अपने सन से, अपने बेटे से एक तो विड्रॉ करे और एक उसकी वजह से वो अदालतों के चक्कर लगाए, खुदा की कसम ये एम्बैरसमेंट एक बाप को इस उम्र में जाके लेनी पड़ी, इसके तो तकाजे बहस में आते ही नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये गैप जो है ये फैमिली सिस्टम के ना होने की वजह से है? फैमिली सिस्टम के ना होना इसकी एक वजह ज़रूर हो सकती है, बिकॉज ज़िंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट फ़ैसले जिनमें से शादी जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो है वो है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इंडिपेंडेंट खातून हैं तो शायद आपके लिए कम्युनिकेट करना बहुत आसान है, अपनी फैमिली को उस पॉइंट के ऊपर लेके आना। और इसके ऊपर एक बड़ा अहम पॉइंट जो है कि जब हम एक तो फैमिली ऑन बोर्ड नहीं लेके आते, क्योंकि जब आप फैमिली ऑन बोर्ड लेके आ सकते हैं तो फिर डिफरेंट जो है ना लेंसेज उस चीज़ को असेस कर रहे होते हैं, और शायद वो पॉइंट बता दें जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो बीइंग एन इंडिपेंडेंट खातून अगर आप उनसे शेयर करते हैं, या एटलीस्ट आप अपने वालदा से शेयर कर लेते हैं, या वालिद साहब के साथ आपकी अच्छी दोस्ती तो आप शेयर करते हैं, तो आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकता है। ये कहती हैं कि इंडिपेंडेंट खातून, इससे क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट कब होता है इंसान? इसका मतलब ये है कि जैसे अभी कब्र में जाने के लिए ना 4 बंदे चाहिए, बिल्कुल, कब्र में उतारने के लिए 2 बंदे चाहिए। आखिरी वक्त तक तो आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो दुनिया में इंडिपेंडेंट कैसे हम अपने आप को बना लेते हैं? लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल, जहाँ पे आप ये समझते हैं कि हम अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले जो खुद ले रहे होते हैं, तो उसको हम इंडिपेंडेंसी में कंसीडर करते हैं। तजर्बों से नहीं सीखना। तजर्बों से तो हम सीखना ज़रा मुश्किल सा काम है। जब तक हम खुद तजर्बा ना कर लें तब तक हम नहीं सीखते। हम एक ऐसी कौम ज़रूर हैं, आपकी और मेरी कही हुई बात उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी अनटिल अनलेस हम वो ही करें जिससे हम अभी मना कर रहे हों, तो फिर हम सीख सकते हैं। मैं हाथ बांध के बात कह रहा हूँ, ये मैं बात को इतना ही कहूँगा, मेरी और आपकी बात को लोग इतना ना समझें। यकीन कीजिए, इस बच्ची ने दुबई से एक दफ़ा कॉल किया और मुझे ये आज सुबह याद आया कि वो सारा अनाम थी। मैं ये भूल चुका हुआ था क्योंकि कुछ सालों की बात है। मैंने जितना इसको डांटा, यकीन कीजिए कि मेरे खून की बेटी होती ना तो मैं शायद उतना डांटता उसको तो वो बुरा मनाती। उस बच्ची ने बुरा नहीं मनाया। उसने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इस पे यकीनन सिर्फ सोचूंगी नहीं बल्कि मैं दोबारा मशवरा भी करूंगी। दोबारा मुझे नहीं पता कि वो मशवरा नहीं हो सका या क्या वजह होगी, लेकिन शी वाज अ वेरी हम्बल एंड अ सटल गर्ल, वेरी हम्बल। जो डांट सुन लेता है ना, आपको यह ऑन लाइव कॉल पे लोग कह रहे होते हैं जी आप मेरे बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं। आप सच सुनना नहीं चाहते, आप देखना नहीं चाहते, आप अपने आप को नहीं देखना चाहते। आप कहते हैं कि आईने में सबसे जो फेरी टेल वाली कहानी है वो आपके बारे में हो, आप ही सही हो। ये वो रोमांस है जो कि एक अचीवर के पास जो है वो उसके कहीं आड़े आ गई और वो यहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो सबके सामने ला के खड़ा कर दिया। इसको हैंडल कैसे किया जाएगा मुझे नहीं पता। रबाब, इस बात को आपके ख्याल में अब इंसाफ हासिल करने के लिए वो क्या तरीका अडॉप्ट किया जाए कि इंसाफ, हमारे दिलों की तसल्ली हो सके कि इंसाफ हुआ है? असल में जैसे हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी, इंसाफ लेना भी एक आर्ट है, फ़न है बिल्कुल। क्योंकि लोग जो हैं इंसाफ ये कह देते हैं कि बस जब जस्ट हम अदालत को जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं और अदालत से रुजू कर रहे हैं तो हमें इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता तो अदालत के सर पे हमने एहसान नहीं किया, हम चले गए। हाँ, वहाँ से जाके हमें इंसाफ मांगने का तरीका भी आना चाहिए। लाइक अगर हमने अपने रब से भी मांगना है तो मांगने का तरीका हमेशा मैटर करता है। अच्छी बात। इसी तरह अगर आपने कोर्ट में भी जाना है तो यू हैव टू नो। हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। लाइक वो कहेंगे कि किसी चीज़ में यानी कि कोई एविडेंस इकट्ठा करने में 4 पैसे लग रहे हैं तो दे वुड नॉट गो फॉर इट। वो कहेंगे चलो छोड़ो, बस किसी तरह कोई झटका साहब हो जाए इन देयर लैंग्वेज और इस तरह हम इसको कर दें। बट जो उसका प्रॉपर वे है, जो उसका लीगल वे है, उसको वो फॉलो नहीं करना चाहते। वालिदैन जो है ये कैनेडियन है जी। मुझे नहीं पता कि कैनेडियन एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व हुई है कि नहीं हुई है, मुझे नहीं इस बात का पता। होना चाहिए क्योंकि आप उनका सिटीजन है वो,
लेकिन वालिद कब तक रहेंगे पाकिस्तान? 20 साल तो पाकिस्तान आके नहीं रह सकते। अगर 20 साल रहना होता तो कनाडा जाते ही ना। वो कितना करसा यहाँ रह लेंगे? इसका मतलब कि इसको परसू करने वाला शख्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा। नहीं, दैट इज़ हमारे पास ओवरसीज़ कोर्ट्स होती हैं, वो जो है अगर कोई दूसरी कंट्री से बंदा है तो फिर उसके केसेस जो है वो ओवरसीज़ कोर्ट्स में होते हैं, और उसके लिए आपको पाकिस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो है थ्रू कितने इफेक्टिव है? 100%। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर आप एविडेंस एवरीथिंग यू कैन डू ऑनलाइन, आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन हो जाते हैं। ये लोगों को पता है? ऑफ कोर्स जिनका ताल्लुक जो है लॉयर से है या किसी भी केसेस में वो हैं तो उनको ज़रूर पता है, बट डेफिनेटली जर्नली शायद पब्लिक को इतना ज़्यादा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ना ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उनके लिए यहाँ पे कोर्ट्स अवेलेबल है जो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बरतानिया के ख़ास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके यहाँ ज़मीनों के कब्ज़ों के मुकदमे जो है वो वहाँ से वकील करके यहाँ भेजते हैं और करोड़ों रुपये यहाँ पे स्पेंड करते हैं सिर्फ अपने मुकदमात को फॉलो अप करने के लिए। उनको ये क्यों इल्म नहीं है, इसके ऊपर ज़रूर बात होगी। ये फरमाइए कि आपको एज अ वुमेन आपको क्या लगता है कि सारा से कोई गलती हुई जजमेंट में, या शाह नवाज़ बहुत सुपर क्लेवर था? नहीं, मेरे ख्याल में जो है उसने इमोशनल जब इंसान हो उसके बहुत सारे जो है ना टेस्ट करने की सलाहियतें और जांचने की सलाहियतें, जज करने की सलाहियतें वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा जो बीइंग अ फीमेल अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो वो फिर यही है कि वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, और जिसकी वजह से उसने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया, और या ऐसा डिसीजन ले लिया जिसको अगर आपने शादी भी कर ली बिलफर्ज, और बिकॉज आई एम अ लॉयर तो मैं ज़रा थोड़ा सा बोल्डली ये बात कह सकती हूँ कि अगर आपने शादी भी कर ली उसके बावजूद भी आप अपने हस्बैंड को जांच सकते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली कि शादी हो गई तो औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, औरत की ज़िंदगी स्टैंड कर रही है, वो उस वक्त भी जांच सकती है। लाइक जाहिर बात है आप जब टेलीफोनिकली या ऑनलाइन मिलते हैं दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन जब आप किसी से फिजिकली मिलते हैं, उसके साथ रहते हैं, उठते बैठते, उसका उठना तो आपको फील होता है। अब आपकी बात पे मैं वक्फा लूँगा, और ये जुमला जो कह रही है ना रब, आप इसको याद रखिएगा, लर्न टू वॉक आउट। रिश्ते में से वॉक आउट करना सीखें। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप किसी बदगुमानी की वजह से, किसी हमाकत की वजह से, किसी जहालत की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से आ ही गए हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा मैंने पोस्टर देखा, किसी ने मुझे भेजा कि अ डिवोर्स्ड डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर। और मरने का इंतज़ार ना करें, लर्न टू वॉक आउट। ये जो एक इतना बड़ा आपने क्या मैं कहूँ एटम बम बना लिया हुआ ना कि डिवोर्स नहीं होनी चाहिए, अरे भाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन मरने से कहीं बेहतर है। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तजर्बे से बात कर रहा हूँ, और मैं तमाम अपने हाज़रीन और नाज़रीन से ना माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, इससे कोई मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन मैं पिछले 40 साल देखूँ ना, तो जितनी भी मैंने ब्रोकन फैमिलीज़ गोरों की देखी हैं और गैर गोरों की देखी, चले मैं पाकिस्तानी नहीं कहता, उनमें एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। हमारे यहाँ ब्रोकन फैमिली में जब मियाँ बीवी की तलाक हो जाए ना, तो ये लोग आपस में एक दूसरे से ना रिवेंज नहीं छोड़ते, ये पीछा करते हैं उसका कि मैंने किसी तरह ये साबित करना है कि मैं ठीक था, इसने ज़्यादती मेरे से की है। और फिर जो कस्टोडियन होता है ना बच्चों का, उसका बेड़ा गर्क करते हैं ये बता के कि तेरा प्यो या तेरी माँ बड़ी ख़राब सी, पुत्र मेरे लो तू जो चाह कर, मैं तो हूँ तेरी ज़िंदगी का हीरो, तू रात को 2 बजे कॉफ़ी शॉप जाया कर, तू नहीं कर सकता ए लेवल, तू ना कर ए लेवल, तू फिर भी मेरे से पैसे ले, अब्बा की दुकानों की चकवाल से पैसे आते हैं, तू खा मौजे कर, बाप जिंदा है लेकिन जायदाद तो उसकी पुट। ये वो क्या मैं कहूं कारनामे हैं जो एक ब्रोकन होम में पेरेंट्स खुद अपनी औलाद के साथ उसका सत्यानाश करने के लिए करते हैं। बाप 75 साल की उम्र में जब है बेटे के कत्ल करने की वजह से अदालतों के चक्कर लगा रहा हो, मेरे ख्याल में ये भी एक माशरे की मौत है। माँ भी जा रही हो वहाँ पे, बाप कनाडा से आ रहा हो, यहाँ पे बेटी के अपने मसाइल होंगे कि वो 40 साल की है, वो चाहती है मैं शादी करूँ। लेकिन मैं आलिया आपकी तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, क्या ये कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए हमारी बच्चियों में
कि को गैरत के ऊपर जज कर सकें कि ये शर्म करने वाला, हया करने वाला, मेरे कंधे पे हाथ रख के चलने वाला, मेरी कलाई पकड़ के बाजार में मुझे चलाने वाला है या नहीं है। अब वो बेशर्म इंसान अपने दोस्तों को शामिल कर रहा है इससे प्लॉट के चक्कर में, मरी में दोस्तों को शामिल कर रहा है कि इसके से गाड़ी निकलवाई जाए, इससे फोन कर करके पैसे पता है किस चीज के मंगवा रहा है कि घर का बेड जो है वो हम नया लेते हैं, वो इसने को लिया 2-3 लाख रुपए का। फिर इसने कहा घर की कमरे की ग्रिलें लगवानी है। उसके हर बहाना दुनिया में जो किताब में लिखा हुआ होगा ना, इसने बहाने से पैसे मंगाए। मुझे बताइए, ये तो ब्रोकन होम का एक साइकोटिक डिसऑर्डर का इंसान मैं कह सकता हूं। वो बच्ची अचीवर है। क्या बहसियत है औरत मोहब्बत में इतनी अंधी वाकई हो सकती है? मोहब्बत बहुत जालिम चीज है, ये सच है। किसी जालिम इंसान से हो जाए तो वो कहीं तक भी पहुंचा, क़यामत ही है। सही कह रही है। औरत मोहब्बत की भूखी होती है। हाँ। एक लफ्ज बोले ही नहीं जा रहा। मर्द डैश अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात का भूखा होता है। हाँ, सच कह रही कोई है। मर्द हजरात इस चीज से नाराज ना हो जाए। नहीं, क्यों हो जाए? फ्रॉइड भी यही कहता है। ऐसे ही कहता है ना? औरत जो है, जी भाई, फ्रॉइड भी यही कहता है। आप सही कह रही हैं। बस वो अल्फाज नहीं अदा रहे। बहरहाल औरत मोहब्बत की भूखी होती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल बताऊं। औरत जिस मर्द से निकाह करती है, हर रोज उसको एक औरत की बात कर रही हूँ, एक अच्छी औरत की, उसको हर रोज अपने मियाँ से मोहब्बत बढ़ती जाती है। हर आने वाले दिन में मोहब्बत बढ़ती जाती है, कुर्बानी बढ़ती जाती है। मर्द का अपना एक मिजाज है। वो औरत की इज्जत तो कर लेता है जो उसके साथ वफादारी दिखाती है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में मजीद औरतें भी चाहिए होती हैं। कभी वो निकाह के नाम पे, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम पे वो उन औरतों को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं रखता है। लेकिन शरीफ औरत वन मैन शो होती है, वो उसी के गिर्द घूमती है। आपके ख्याल में सारा ने इसमें क्या गलती की? किस जगह पे गलती की? अपनी उम्र की वजह से, फैमिली से दूर होने की वजह से, क्या गलती क्या हुई सारा से? सारा ने एक जालिम आदमी का इंतखाब किया, जो उसकी बदनसीबी कहूंगी, क्योंकि वो बहुत जमाना साथ भी पढ़ी लिखी। दूसरी चीज जो आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ है, सारा क्योंकि एक अच्छी इंसान थी ना, तो बुरी इंसान की खसलत को नहीं समझ सकी। एक शख्स जो हर वक्त सच 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 बोलता है, वो कभी ये समझ ही नहीं पाता कि झूठ क्या होता है, सामने वाला मुझसे कितना झूठ बोल रहा है। इस आदमी ने, शाहनवाज ने सारा के साथ ये किया होगा कि जब भी कोई चीज इंतहा को पहुंचती होगी, ये मोहब्बत का झांसा देके और मोहब्बत का इजहार करके उसको दोबारा लाइन पर लाता होगा। और सारा हर दफा ये सोचती होगी, इस दफा माफ कर दूं, अगली बार नहीं करेगा, या अगली बार माफ नहीं करूंगी। इसने उसको वहां तक पहुंचा दिया कि जान ले ली, माफी की तो कहानी खत्म हो गई। शादी सिर्फ जिनसी तस्कीन का नाम तो नहीं है ना, ये एक दूसरे के पैसे पर अपना हक जमाने का नाम नहीं है, ये तो नस्ल इंसानी के बढ़ाने का नाम है। लेकिन हमने सुना था कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, अब मैं देख रही हूँ एक दूसरे के कातिल है। हमने सुना था बुरे वक्त का सहारा है, अब देख रही हूँ कि सिर्फ अच्छे वक्त के साथी हैं। मैंने सुना था बुढ़ापे के रफीक है, अब तो मैंने जवानी में एक दूसरे से बेजार देख रही हूँ। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। वरना ये बेलगाम दरिंदे पूरे माशरे को खा जाएंगे और हम इंसाफ के नाम पर सिर्फ बेहिसी और सब्र करते रहेंगे। मुझे एक डॉक्टर साहब से मशवरा दीजिए, आखिरी लम्हात है, मुझे ये फरमाइए कि एक औरत जो है वो कैरियर बनाती है, उसका कैरियर बनाना हक है, वो प्रोफेशन बने, बड़ी आला बात है, वो जो भी बनना चाहे बने, लेकिन उसके पास जजमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। ये होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, और ये सिर्फ औरत के पास नहीं होना चाहिए, मर्द के पास भी होना चाहिए। मर्द के पास भी होना चाहिए। और ये जो अभी बात अभी आपा कर रही थी, बहुत खूबसूरत बात थी कि जैसे अगर हम सिर्फ शाहनवाज की बात करें ना, तो जब हम कोई इंसान जब ड्रग में चला जाता है, इन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि उसको झांसा देता होगा। तो जब आप ड्रग्स ले रहे होते हैं तो आपकी मैनिपुलेशन की जो एबिलिटीज हैं वो बहुत हाई हो जाती हैं। आप बातों में अगले बंदे को यूं घुमाते हैं कि आपको अंदाजा भी ना हो सके कि ये झूठ बोल रहा है। एंड देन अगेन आई एम सरप्राइज्ड फॉर एंड सॉरी फॉर सारा एज वेल के इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लिबरल भी हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी एक्सेप्टेंस की लिस्ट में भी ले जाते हैं, जहाँ पे हम ड्रिंकिंग को थोड़ा सा कहते हैं हाँ ये सोशल ड्रिंक है, ये ठीक ही है, लोग करते ही हैं, अच्छा ये वाला ड्रग जो है ये भी खैर ही है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अब डिपेंड करता है कि आपकी वो जो चेकलिस्ट अभी आप बात करें, वो चेकलिस्ट में आपने क्या क्या चीज़ें और उसकी कितनी किस चीज़ की एक्सेप्टेंस रखी हुई है। चेकलिस्ट कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, नहीं कोई भी नहीं सिखाता, कोई भी नहीं, कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई दफ्तर नहीं सिखाता। ये सिखाने का वाहिद तरीका आपकी वो माँ है जो कि पीढ़ी पे बैठ के रोटियां पकाती है और आपको वो बुरी लगती है क्योंकि वो हर वक्त पसीने में होती है। ये वो बाप है जिसकी डांट आपको अच्छी नहीं लगती। तो चेकलिस्ट है ही नहीं, चेकलिस्ट वाले ही नहीं है, तो चेकलिस्ट आनी किधर से है?
हाँ, लेकिन जैसे एक एक्सपोज्ड बंदे के साथ, एक एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ, एक टैलेंटेड और इंटेलिजेंट बंदे से हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि वो जब फैसले कर रहा हो तो वो थोड़ा सा एनालिटिकल और क्रिटिकल होकर फैसला ज़रूर करे। ये एक चीज़ ज़रूर है, मगर उस पर जो इस एनालिटिकल सिचुएशन के ऊपर या जो स्किल्स हैं आपके ऊपर, जो चीज़ हावी होती है वो आपकी इमोशनैलिटी होती है। और उस इमोशनैलिटी में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि औरत जब किसी इंसान के साथ मोहब्बत में चली जाती है ना, देन शी कैन नॉट सी द बैड्स जो उस बंदे की पर्सनालिटी में मुझे बैड आपने है। बात एक ना दिल से बतानी है, साइंस से नहीं बतानी। हाँ जी, ऐप्स से भी मोहब्बत हो जाती है। जब आप डिजिटल ऐप से मोहब्बत हो गई, आपने सूंघा ही नहीं अपनी मोहब्बत को, आपने हाथ ही नहीं लगाया, आप अपनी जिंदगी छोड़ के मुल्क बदर हो जाएं मोहब्बत में ऑन डिजिट्स। हाँ, लेकिन उसमें आप जो है देखें, आपका मोबाइल के ऊपर रोज़ाना आई लव यू वाला मैसेज तो आता है ना, फिर वो तो एक कनेक्शन है ना। यही औरत सुनना चाह रही होती है कि ये बंदा मुझे कितनी दफ़ा कहेगा आई लव यू, कितनी दफ़ा ये मुझे कहेगा बेबी क्या कर रही हो। उसको ये भी सोचना चाहिए कि वो ये आगे से फॉरवर्ड कर रहा है। बिल्कुल ऐसा, यही तो बात है। ये अभी हम जो कह रहे हैं कि मोहब्बत अंधी हो जाती है, ऐसा होता है, ये सिर्फ कहना नहीं है, इट हैज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एज वेल। क्योंकि जब आपके हैप्पी हार्मोन्स इतने एक्टिव होते हैं तो फिर आप सिर्फ अच्छा देखते हैं, आप दूसरी चीज़ नेगेटिविटी नहीं देखते, आप उसको ओवरलुक कर जाते हैं। अब एक मैं नाम नहीं ले रहा, नाम के बगैर बात कर रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब ने किसी के बारे में एक शिकायत सुनी कि ये शख्स जो है ना सारी रात फ़ोन पे बातें करता है। तो मेरे बड़े भाई ने जाके मेरे वालिद को कहा कि देखें ये इश्क कर रहा है। तो मेरे वालिद ने कहा ये इश्क नहीं है, इसकी आदत है। तो इश्क में और आदत में भी फ़र्क रखना चाहिए। इंसान को इश्क करने की भी आदत हो सकती है। ये जो लड़का है इसको इश्क करने की आदत थी, इसको हमेशा एक खातून चाहिए थी जो इसको आके सपोर्ट करे, इसको आके फिज़िकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली इसको एक माँ और बीवी दोनों का एक रोल अदा करे, क्योंकि इसकी ज़िंदगी से बाप और माँ नहीं थे। ये जो नया क्राइम का एक जूम आ रहा है, मैं इसको ये कह सकता हूँ, ये एक नया क्राइम, हमने नहीं सुने थे ऐसे क्राइम्स, ये पिछले जो 10 सालों में हम सुन रहे हैं। अब यहाँ पे मोहब्बत के तकाजे जो हैं वो भी इस तरह से वायलेट हो रहे हैं कि मियाँ बीवी का कत्ल कर रहा है, बाप बेटी का कत्ल कर रहा है, माँ बेटे का कत्ल कर रही है। ये तकाजे कभी कानून की किताबों में कुछ सुलझाए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे? जो जिस तरह इन लोगों की दोस्ती हुई और जिस तरह ऑनलाइन ये सारा कुछ हुआ, ये हमारा सब कुछ साइबर में आता है। और लेकिन डेफिनेटली क्राइम हैपन व्हेन शी वाज हियर, तो दोनों चीज़ें जो है वो आप लेके चल सकते हैं। लेकिन क्राइम जो है बेसिकली इस केस में ख़ास तौर पे वो फिज़िकली हुआ व्हेन शी वाज हियर। और डेफिनेटली इसको उसका सलूशन भी उसी तरह है जिस तरह के बाकी क्राइम्स के लिए है, उसी मुझे तरह। बात बताएं, ये मैं बात ना एक दिल की गहराइयों से पूछ रहा हूँ, नॉट एज अ लॉयर, नॉट एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ साइकियाट्रिस्ट। मुझे बताइए कि मोहब्बत जो है वो डिजिट्स पे हो सकती है कि फ़ोन पे कोई कहे कि आई लव यू तो इंसान मोहब्बत में फॉल कर जाए? इज़ इट ओके फॉर अ वुमन टू फॉल डू दैट? बिलाल साहब, ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ अगर एक बंदा प्रोफेशनल है और उसने एक बहुत सारी डिग्रीज ली हुई हैं, दुनिया देखी हुई है, तो उसकी इमोशनल ट्रेनिंग भी हुई हुई है। दैट इज ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है जो कि आप जब पैदा होते हैं, जिस घर में ग्रूम अप होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी सारा से, बिल्कुल हमारी काबिल है तो वो इमोशनली भी स्टेबल, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों पैरामीटर डिफरेंट हैं। इमोशनल, अगर ज़रूरी नहीं कि एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है ही इज़ वेल ट्रेंड, इमोशनली वेल ट्रेंड। क्या हमारी अदालतें या हमारे वकील या हमारे सिलेबसेस इन चीज़ों को केटर करेंगे? ये इमोशनल क्राइम्स नहीं थे पहले, बिल्कुल नहीं थे। लेकिन डेफिनेटली जो अदालतें हैं वो इमोशनैलिटी पर नहीं जाती, वो देखती हैं कि व्हाट इट इज़ हैपेंड। वो सिर्फ और सिर्फ क्राइम। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब कि वो इमोशनैलिटी पे नहीं जाती। लेकिन मेरे सामने एक मुकदमे दो हैं। एक तो मेरे उस्ताद मोहतरम का, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करता। एक बच्चा आया अदालत के सामने, तो अदालत को जब पता चला कि ये बच्चा जो है इसने डबल रोटी चोरी की है, तो अदालत ने बच्चे को सज़ा नहीं दी, उसके माँ बाप को, उसके महल्ले वालों को, स्टोर वाले को, सारों को सज़ा दी कि ये बच्चा भूख की वजह से एक डबल रोटी चोरी करके आ रहा है, इसको अदालत लाने के तो तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसको डबल रोटी पहुंचाने के तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इमोशनैलिटी से आज़ाद होकर इंसान फिर इंसान तो नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। और इमोशनल होना मैं समझती हूँ इंसान की वीकनेस नहीं, उसकी स्ट्रेंथ है, प्रोवाइडेड कि आपने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के एंटीनास जो हैं वो हाई रखे हों। और ख़ास तौर पे इसी केस के ऊपर एक बड़ा छोटा सा पॉइंट जो है मुझे याद आ रहा है, वो मैं इसको कोट करना चाहती हूँ
कि जिस तरह से जो है ना, अक्सर जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो एम्पैथ्स ज़्यादा होते हैं, हमदर्दी ज़्यादा होती है उनके अंदर लोगों के लिए, और वो ट्रैप होते हैं नार्सिज्म के साथ। और जो नार्सिस्टिक होता है, जो नार्सिस्टिक होता है। लेकिन तमाम माँ बाप से ये अर्ज़ करूँगा कि अपनी औलादों से भी अर्ज़ करूँगा, खुदा के वास्ते अपने हेटर्स को इतनी दूर तक ना लेकर जाएं कि औलाद आपकी विक्टिम जो है वो बन जाए और आपके सामने खड़ी हो जाए। और माँ बाप से ये हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका अगर कोई फैमिली ब्रेकडाउन हुआ है तो आपका अख्तलाफ अपनी बीवी से और शौहर से है, अपने बेटे और बेटी से नहीं है।